नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो यूजी और पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि एनटीए कराएगी, उसके रिगार्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, हिंदी या इंग्लिश में से पहला सेक्शन आता है। आपको एक चुनना होता है जिसमें से 50 में से आपको 40 प्रश्न करने होते हैं। इसके बाद एक होता है सामान्य अध्ययन यानी जीके का, ठीक है, जिसमें आपको 4 सेक्शन डिवाइज़ होते हैं, जिसमें चारों सेक्शन में जो है 15-15-15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसमें रीजनिंग भी होता है, जीके जीएस करंट अफेयर्स भी होता है, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। यानी 15 चौको 60 यानी 60 क्वेश्चन होते हैं। उसमें भी प्रत्येक सेक्शन में 15 में से आपको 12 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। यानी 12 क्वेश्चन एक सेक्शन से आपको करने होते हैं। तो 48 क्वेश्चन आपको टोटली करने होते हैं, जो कि सभी के लिए कंपलसरी है। इसके बाद अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीपीए, बीएफए या फिर बीएससी मैथ बायो या फिर बीएलएलबी कर रहे हैं, तो उनके लिए सिलेबस जो है वो अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि बीए में क्या है कि 8 में से आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं। बीएससी मैथ में क्या है, 3 सब्जेक्ट में आपको 2 करने हैं, ठीक है। उसको हमने डिफाइन कर रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो हिंदी का आप सेक्शन हम यहाँ पे करेंगे, जिसमें से आपको 50 में से 40 करना है। और आई होप कि ये सेशन डेफिनेटली बहुत ही सहायक होगा, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। कुछ भी सिलेबस के बाहर हम यहाँ पे नहीं डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो भी बतानी ज़रूरी है। देखिए, पीडीएफ हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे सेक्शनल वाइज देखेंगे तो आपका जो है बीए बीएससी का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर मैं अभी रिसेंटली जो है सीयूईटी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, सिर्फ वही चीज़ें मैं अभी अपलोड कर दूंगा। उसकी भी बुक आ चुकी है, ठीक है। तो मैं उसको भी 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा। उसको भी आप डाउनलोड करके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है, तो ठीक है, उसको थोड़ा सा सर्च कीजिए, चीज़ों के बारे में जानिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक या चीन तिब्बती। तो जो हिंदी है वो भारोपी परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा नंबर कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। तो हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ था, या फिर पूछा गया कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था, किससे हुआ था। तो अपभ्रंश से टूटकर जो है हिंदी का जन्म हुआ है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से विकास हुआ है, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, फिर हिंदी, इस तरीके से टूटते हुए हिंदी हमारी विकासशील जो है हुआ है। अगला है चौथा नंबर कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, आपसे पूछा गया है। कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। तो आपको बताना है। देखिए, कन्नौजी, बांगरू, अवधी ये तीनों जो है हिंदू बोली के अंतर्गत आती हैं, जबकि तेलुगु जो है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अगर आप कहेंगे तो ये हमारे एमसीक्यू टाइप का है। अगर आप कहेंगे कि चीज़ें को सविस्तार से पढ़ाया जाए, यानी एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाए कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए भी एक सेक्शन जो है हम यहाँ पे मैराथन क्लास चला देंगे। 2.5 से 3 घंटे का होगा, सारी चीज़ें उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। बाकी 2-3 सर आपको और हैं जो कि आपको अलग अलग सिलेबस पढ़ाएंगे। जैसे बीएससी के लिए अलग सर हैं हमारे, ठीक है। बीएलएलबी के लिए अलग सर हैं, तो वो भी आपको इसके रिगार्डिंग पढ़ाएंगे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है वो काव्य भाषा के रूप में, आपको पता होगा कि कई कवि जो है काव्य भाषा जो है ब्रजभाषा में जो है उन्होंने क्या किए हैं, कविताएं लिखी हैं, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगला हमारा जो है वो वर्णमाला से है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अभी हमने हिंदी के बारे में जो सामान्य तथ्य होते हैं उनसे हमने यहाँ पे प्रश्न देखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी तथ्य को या फिर किसी भी टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। और टॉपिक के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी मैं लिखित तौर पे कह सकता हूँ, क्योंकि सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो डेफिनेटली बड़े आसानी से आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है। अगला है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वहीं अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है, ठीक है। आपने याद भी किया होगा किस तरीके से, अपना अपना तरीका होता है। जैसे कि कचोटता प्यार, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, इससे याद करते हैं कचोटता प्यार। तो इस तरीके से याद किया जा सकता है, जैसे कि का हो गया, ठीक है। इसके बाद चा हो गया,
फिर ट वर्ग हो गया, फिर त वर्ग हो गया, फिर प वर्ग हो गया, फिर य वर्ग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वर्गों को जो है कितनी रूपों में डिफाइन किया गया ये भी आपने याद किया होगा। तो इनमें कंठ ध्वनि आपसे पूछा गया कि कंठ ध्वनि कौन सी है। तो क वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ आती हैं यानी क ख ग घ, ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी जो है ये कंठ ध्वनियाँ के अंतर्गत आती हैं। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है। तो ड ढ, ठीक है, ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। अल्प प्राण व्यंजन को आपको बताना है। तो क और ग जो है वो क्या है? वो अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आइए हमारा अगला सेक्शन है वर्तनी से संबंधित 5 प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं। किसी भी सेक्शन को हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 5 वर्ड हमारा जो है 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर अगले में क्या होगा कि हम अगले 6 से स्टार्ट करेंगे 10 तक, ठीक है। इस तरीके से हमारा सारे टॉपिक हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो अगला है हमारा कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो उ, फिर न, फिर आधा न, ठीक है, फिर ता पे छोटी की मात्रा, ये उन्नति इस तरीके से लिखा जाएगा। वहीं अगला है कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। अब दुर्गम होगा कि दुर्गम होगा, किस तरीके से दुर्गम होगा या फिर ये सही है, ये आपको बताना है। तो द, उस पर छोटी की मात्रा, फिर ग, फिर अंतर है, फिर इसके बाद म, ठीक है। दुर्गम इस तरीके से लिखा जाता है। वहीं अगला प्रश्न आपका है कि शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। आपको बताना है कि अन्वेषण किस प्रकार से लिखा जाता है। तो अन्वेषण जो है आपने देखा भी होगा कि अन्वेषण जो है अ, फिर छोटा आधा न, फिर व, वे, फिर खटकोड़ वाला श, फिर ण, ठीक। देखिए जानवी कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। इसमें क्या होता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जानवी किस तरीके से लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो जानवी इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जानवी किस तरीके से लिखा जाता है, जो सी ऑप्शन में है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि आपको शुद्ध वर्तनी का जो है चयन करना है। अधोपतन जो है किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो अधपतन, ठीक है, इस तरीके से अधपतन लिखा जाएगा। अब आइए संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो दो वर्णों, ये परिभाषा ही पूछ किया गया है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है किसी भी शब्द में, उसे हम कहते हैं संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताया गया है, पूछा गया है, ठीक है। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, ठीक है। दयानंद जो है इसमें प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यानी दयानंद में आपको संधि बताना है। अब ये जब संधि का मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो चीज़ें किस तरीके से जो है वहाँ पे डिफाइन की गई है कि अ प्लस आ बराबर मिलके आ हो जाता है, तो इसमें कौन सा संधि होता है, ठीक है। ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाती है, तो इसमें कौन सी संधि है, तो उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, बड़ी आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। दयानंद में आपको बताना है कि प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो अधन या बन के या हो गया है, ठीक है। आ यानी इसमें क्या हुआ है, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। दीर्घ संधि यानी अ धन आ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ, यानी दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला हमारा कि कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अपने कपीश में जो है कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या हो जाती है, बड़ी। इसमें भी कप धन ईश, ठीक है। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कप धन ईश होगा, जिसे हम कपीश कहेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है ये आपको बताना है। सदैव में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो सदैव में स्वर संधि है, ठीक है। सदैव में कौन सी संधि है, स्वर संधि। अब आइए 5 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे उपसर्ग से देख लेते हैं। उपसर्ग से हमारा टॉपिक है। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है ये आपको बताना है शब्द के आदि में, ठीक है। आदि मतलब अंत में, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, शब्द के अंत में। जबकि प्रत्यय का कहाँ होता है, तो शब्द के प्रारंभ में होता है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, प्रख्यात में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, जो प्रारंभ में, यानी प्र जो है ये उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया है। जो स्टार्टिंग में जोड़ा जाए उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और जो आखिरी में जोड़ा जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो प्रख्यात में प्र जो है सबसे स्टार्टिंग में है, ठीक है। इसको डिफाइन कर लीजिएगा। तो प्रख्यात में क्या हो जाएगा, प्र जो है ये उपसर्ग हो जाएगा, आत जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रत्युत्पन्नमति में शब्द में से कौन सा जो है उपसर्ग है। तो जो स्टार्टिंग में जोड़ जाए, प्रतिधन उन्मति,
ये जोड़ा गया है, बनाया गया है संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो इसका, तो प्रति क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये उपसर्ग हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपवर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन, ठीक है, इसके विपरीत क्या होगा, निर्गमन होगा, अनुगमन होगा, उपगमन होगा, इसका बताना है जो इसका विपरीत अर्थ निकाले। गमन मतलब क्या होता है कि जाना, ठीक है। आगमन मतलब क्या होता है, अगर हम जोड़ दें प्रत्यय में तो उसका विपरीत हो जाएगा यानी आना, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए समास के अंतर्गत भी यहाँ पे 5 प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं। 5 प्रश्न हमारे क्या क्या हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, जब आपस में शब्द मिलते हैं और एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समास, ठीक है। समास की परिभाषा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो समास का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास आपको बताना है, गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। देखिए, जो अव्ययी भाव आपके समास पूछा गया है तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा, इसमें प्रतिदिन हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध भी होता है, उसमें कौन सा समास होता है। यह परिभाषा दे दी गई है और परिभाषा के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। तो कर्मधारय समास होता है, यानी जिस समास में उत्तर पद और क्या होता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और साथ ही साथ जो है उत्तर पद और पूर्व पद मतलब पहला पद और अंतिम पद में विशेष और विशेषण का संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कर्मधारक समास। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास के उदाहरण आपसे पूछा गया है। नील धल उत्पल, ठीक है, तीनों नीलोत्पल, इसमें विशेष विशेषण का संबंध भी है, ठीक है, और यहाँ पे प्रधान पद भी है। उत्पल जो है यहाँ पे प्रधान मतलब नहीं, जो आखिरी वाला पद है वो प्रधान पद भी है। नीलोत्पल में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब आइए शब्द भेद से संबंधित यहाँ पे हम प्रश्न देख लेते हैं। शब्द भेद से संबंधित प्रश्न, पहला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताने हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर शब्द के भेदों को देखा जाए तो 2, 4, 6 या 8। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद बताए गए हैं वो कितने हैं, वो 4 हैं, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं। ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी संस्कृत से हूबहू जो शब्द ले लिए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव क्या होते हैं, जिन्हें हम क्या होते हैं, तोड़ फोड़ के भाषा में उपयोग करते हैं। देशज क्या होते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में उपयोग होते हैं, जैसे लोटा हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो शब्द हैं वो देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। विदेशज क्या हो गया, जो विदेशी शब्द हैं, ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा प्रयुक्त होते थे, लेकिन हम आज भी उन शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे रेलगाड़ी को हम क्या कहते हैं देशज भाषा में, भगभगड्डा, ठीक है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से कुछ पता है तो आप बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा नंबर कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। रूढ़ शब्द मतलब क्या होता है, रूढ़ मतलब क्या होता है, पुराना शब्द, ठीक है। तो जो पुराने तरीके से प्रयोग में आता रहा हो, तो जिसे देख कर क्या कहा जा सके कि एक तरीके से देसी आदमी जो है, मतलब जो गाँव में उपयोग होता हो शब्द, तो जैसे पशु हो गया, तो ये क्या है, ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है, ये आपको बताना है। जलज जो हो जाएगा यहाँ पे क्या है, ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि थोड़ा सा आपको याद करने होते हैं, उसको भी हम डिफाइन कर देंगे एट द लास्ट में, ठीक है। उनकी कुछ लिस्ट दे देंगे, आप उसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। रूढ़ शब्द आपसे पूछा गया है। तो वैभव क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूढ़ शब्द। आप खुद से ट्रांसलेट कीजिए, जो एक आम आदमी बोल सकता है, ठीक है। मलेश, जलज, पंकज कौन बोलता है, ठीक है। पंकज भी पर्यायवाची है फूल का, तो यहाँ पे वैभव क्या हो जाएगा, आम बोलचाल की भाषा में उपयोग होता है। संज्ञा से अव्यय तक, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है। संज्ञा से अव्यय तक पहला प्रश्न हमारा है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। तो वस्तु, स्थान, भाव और घोतक शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा कहते हैं इसे। अगला प्रश्न हमारा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। व्युत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछा गया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, ठीक है। अगला है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक।
अगर स्त्री होता तब यहाँ पे गड़बड़ हो जाता, लेकिन स्त्रीत्व है तो यहाँ पे क्या होता है, भावना को दर्शा रहा है, तो स्त्रीत्व, ठीक है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। भारतीय शब्द का आपको बहुवचन पूछा गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीयों, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय जो हमारा हो जाएगा ये बहुवचन किसका हो जाएगा, भारतीय का। वहीं सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा ये आपको बताना है। तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या आ जाएगा, सूर्य, ठीक है, साउथ वाला नहीं, यहाँ पे स्त्रीलिंग पूछा गया है तो सूर्य हो जाएगा। आइए 9वां टॉपिक हमारा है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द से हम यहाँ पे 5 प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, ना कि विलोम शब्द, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सुधा। पर्यायवाची विलोम पर थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि सूर्य क्या हो जाएगा, भानु, रवि, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर। इस तरीके से छोटे मोटे जो है चीज़ आपको याद भी होंगी, और कुछ जो है आप यहाँ पे एज्यूम भी कर सकते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम जो है यहाँ पे कवर कर सकते हैं, और इससे जो है अच्छा खासा नंबर भी आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। रत्नगर्भा जो है इसका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है, रत्नगर्भा। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जो मिलता जुलता हो। जैसे कि आप सूर्य को भानु भी कह सकते हैं, रवि भी कह सकते हैं, भास्कर भी कह सकते हैं, प्रभाकर भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है, शत्रु का सहचर, अरि, मनुज या सखा। सखा तो होगा नहीं, सहचर तो होगा नहीं, और यहाँ पे आपको पता होगा तो मनुज भी नहीं होगा, ठीक है। अरि जो हो जाएगा, शत्रु का पर्यायवाची पूछा गया तो अरि भी क्या होता है, शत्रु होता है मतलब इसका, ठीक है। खर का पर्यायवाची पूछा गया है। खर का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो खर का जो है वो गधा पर्यायवाची हो जाएगा। खर को गधा भी कहते हैं, गधा को गधा भी कहते हैं। अगला शब्द हमारा है कि अनंत का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। निस्सिम, भगवान, शेषनाग या बंधन। तो आपसे पूछा गया है कि अनंत का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो अनंत का हो जाएगा निस्सीम, ठीक है। निस्सीम क्या हो जाएगा, अनंत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। देखिए टोटल तो हमारे 20 टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे 10 ही टॉपिक को करा पाएंगे, क्योंकि 10 बचे 50 हो जाता है। अगला 10 टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन यहाँ पे एक भी नहीं छोड़ने वाला है एट द लास्ट में। और आपके सारे PDF आपको जो है कंसेप्चुअलाइज जो है वे में मिल जाएंगे आपको बहुत जल्दी, ठीक है। जैसे आलोक का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। आलोक का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि। आलोक क्या होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश में। तो इसका विलोम आपसे पूछा गया है, तो विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा अंधकार। अगला है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का आपको विलोम पूछा गया है। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, बड़े, ठीक है। आप छोटे, आपसे इसको आप बताना है। तो कनिष्ठ मतलब क्या होता है, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, कनिष्ठ भाई, ठीक है। ज्येष्ठ मतलब बड़े होते हैं, जिन्हें हम जेठ भी कहते हैं अपनी देशज भाषा में। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, अस्थावर का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। अस्थावर, तो अस्थावर का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जंगम, ठीक है। गमन का विलोम शब्द आपसे पूछा गया। गमन का विलोम शब्द क्या होगा, तो अभी हमने देखा भी था, ठीक है, संधि विच्छेद के अंतर्गत, तो इसका हो जाएगा आगमन। मौन का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। मौन मतलब क्या होता है, शांत। मुखर मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा बोले, ठीक है, हंसमुख हो, तो मुखर हो जाएगा। कहते हैं ना मुखर, काफ़ी मुखर लड़का है। तो इस तरीके से हमारे 50 प्रश्न जो है पूरे हो गए हैं, और हमारा ये वीडियो भी समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम अगले बचे हुए 10 टॉपिक जो है उसको सॉल्व करेंगे। फिर अगला वीडियो जब आएगा हम इसी को रिपीट करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो एक भी रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। हर बार क्वेश्चन जो है वो अलग होंगे। इससे क्या होगा कि सारे टॉपिक हमारे जो है अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे 700 से 800 प्रश्न कराएंगे हिंदी के, ठीक है। उससे हो ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं होंगे, ठीक है। तो टोटल टॉपिक हम इसके बाद मैराथन क्लास चला देंगे, जिसमें आपको 4 से 5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर अप कर देंगे। इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें एक बार आप रिवाइज हो जाएंगी, और डेफिनेटली एक बार हम इसका PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, तो उससे भी आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी होगा, ठीक है, उसको भी हम प्रोवाइड करा देंगे, तो उससे आप यहाँ पर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID मैं दे दूँगा, जिसके माध्यम से आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उनसे दूसरे सर से आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।